आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 43 विघटन। धन्य साम्राज्य की राजधानी में एक तेज भाला पकड़े हुए एक हट्टा कट्टा आदमी और एक बड़े आर्मडिलो जैसे जानवर के बीच एक तेज तर्रार लड़ाई हो रही थी जो अपने शरीर के आकार से मेल नहीं खाने की गति से आगे बढ़ रहा था। उनके चारों ओर आग की लपटों में बिखरी हुई इमारतें पड़ी थीं। पृष्ठभूमि में एक विशाल हवेली शानदार ढंग से खड़ी थी। सभी आकृतियों और आकारों के जानवर आसपास के वातावरण में प्रचुर मात्रा में थे क्योंकि वे अपनी अंतिम सांस तक शिकारियों से लड़ते थे। हटे कट्टे शिकारी और आर्मडिलो के आसपास की लड़ाई की क्रूरता दूसरे स्तर पर थी। आदमी के हाथ में तेज भाला एक सफेद रोशनी चमक रहा था क्योंकि यह 5 मीटर तक फैल गया और जानवर के कठोर कवच पर मारा गया। सुप्रशिक्षित। एक भयानक आवाज सुनाई दी क्योंकि कठोर खोल टूट गया और मांस उड़ गया। हमले खत्म नहीं हुए थे क्योंकि वह आदमी अपने चमकते भाले को एक बार फिर नीचे लाने से पहले उठा और आर्मडिलो को जमीन पर गिरा दिया। एक पल बाद विशाल जानवर के बगल में कोर के साथ एक उत्कृष्ट युद्ध कवच दिखाई दिया। वह आदमी नीचे झुका और युद्ध कवच को पकड़ लिया, उसे अपने शरीर पर फिट कर लिया जैसे कि यह उसके लिए हो। वह अपने आसपास हो रही लड़ाइयों को देखते हुए एक भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ गर्व से खड़ा था। उसके पीछे की भव्य इमारत को संरक्षित किया गया था और वह अपनी आखिरी सांस तक इसी तरह रहेगा। उस स्थान पर बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग बनकर थे। उसका फिगर कंपन कर रहा था क्योंकि उसके पूरे शरीर पर स्टील के केबलों की तरह लपेटने वाली मांसपेशियां सिकुड़ गई थीं। केवल एक फ्लैश देखा जा सकता था क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था और किसी भी राक्षस को काट रहा था जो पास आ गया था। वह दुनिया भर में ज्ञात सबसे प्रसिद्ध शिकारी था। वह स्टील मिखाइल था, संयुक्त संघ के सहयोगी देशों में से एक में। चमकते काले बालों वाले एक आदमी ने अपने कटाना को एक जानवर की खोपड़ी में छुरा घोंपा था। उसके चारों ओर शवों और हड्डियों की खूनी गंदगी थी। कालकोठरी टूटने से बच गए शिकारी इस आदमी को डर से देख रहे थे क्योंकि उसने जम्हाई ली और कटाना को ऊपर खींच लिया। उसने दूर की ओर देखा और एक और टाइटन को देखा जो उग्र था। उसके शरीर से एक गहरी रोशनी चमक उठी क्योंकि वह अचानक बड़ा होने लगा, जब तक कि ऊंचाई में 5 मीटर तक नहीं पहुंच गया। उसने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर धक्का दिया क्योंकि वह हाथ में कटाना के साथ टाइटन की ओर उड़ गया। उसकी बड़ी आकृति आकाश में फैलते हुए अंधेरी रोशनी में लिपटी हुई थी। यह सबसे शक्तिशाली रैंक था संयुक्त संघ के सभी देशों में एक शिकारी, द डार्क स्वॉर्ड काजुहिको। मेरे शरीर के हर हिस्से में क्रोध उबल रहा था क्योंकि डूम बोल्ट और स्माइट लगातार चल रहे थे। मेरी सर्वोच्च रैंक की हीलिंग स्किल की रोशनी लगातार उस व्यक्ति के शरीर पर पड़ रही थी जिससे मैं पिछले कुछ दिनों में परिचित हो गया था, फिर भी कुछ नहीं बदला। मैंने मैग्नार के चेहरे पर दिख रही राहत भरी अभिव्यक्ति को देखा और दुख और निराशा में अपना सिर हिलाया। बस एक पल और, जब दरिंदों के लगातार हमलों से मुक्त हुए सैनिक मैग्नार के शव के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हुए, तो मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। चारों ओर मातम छाया हुआ था, लोग खुद को संभाल रहे थे, लेकिन मेरे पास वहां रुकने का समय नहीं था। मैंने फिलहाल इस मामले को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। एक एक सेकंड कीमती था और मैं उसे दुख में डूबे रहने में बर्बाद नहीं कर सकता था। शहर में ऐसे ही कई दृश्य बार बार दोहराए जा रहे थे। मेरा शरीर उस स्थान से गायब हो गया और मैंने पूरे शहर में खोजबीन जारी रखी, उन अन्य शिकारियों की मदद की जो घिरने वाले थे और जितने हो सके उतने सामान्य मनुष्यों को बचाया। विस्फोटों और विनाश के प्रकोप के चलते अधिकांश लोग डर के मारे अपनी इमारतों में ही छिपे रहे या भूमिगत हो गए, इस उम्मीद में कि जब राक्षस बाहर निकलेंगे तो वे सब जा चुके होंगे। कुछ लोग भाग्यशाली रहे जबकि अन्य लोग उन राक्षसों के कारण इमारतों के ढहने से मारे गए। क्योंकि दिखाई देने वाले कई विशालकाय दैत्य और कालकोठरी के टूटने के निशान रैंक बी के थे, इसलिए उनके सरदारों को हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में मैं पूरे शहर में इधर उधर घूम रहा था, धमाकों और चीखों का पीछा करते हुए सरदारों और छोटे छोटे राक्षसों को मार गिरा रहा था, जिससे शहर की रक्षा कर रहे शिकारियों को थोड़ी राहत मिल रही थी। उन्होंने बस एक आकृति को तेजी से गुजरते देखा, लाल बिजली और सुनहरी तलवारें नीचे गिर रही थीं, साथ ही एक सुनहरी रोशनी भी थी जो बुरी तरह घायलों को ठीक कर रही थी। एक पल बाद वह आकृति गायब हो गई। यह प्रक्रिया 1 और आधे घंटे तक चली, जिसमें शिकारी जानवरों से खुद को बचाते हुए लोगों को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर रहे थे। अधिकांश रैंक बी बॉस को हटा दिए जाने के साथ मैं ये जांचने के लिए शहर से ऊपर उठ गया कि क्या हो रहा है और किन क्षेत्रों को सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता है।
शहर के दक्षिण की ओर इसकी रक्षा के लिए बनाई गई विशाल दीवार टूट गई थी और मैं जानवरों के झुंड को बाहर निकलते हुए देख सकता था, जिसमें एक विशाल टाइटन उस रास्ते के बगल में खड़ा था जहां से राक्षस जा रहे थे। डेंजर सेंस मुझे बता रहा था कि यह जानवर विशाल सफेद गोरिल्ला के समान क्षमता का था। मैंने एक को हराया और मैं निश्चित रूप से दूसरे को हरा सकता हूं। मेरा मन अभी भी गुस्से से धधक रहा था क्योंकि मैंने ईगल आइज के साथ इंस्टेंट ट्रांसफर का उपयोग करना जारी रखा और उस स्थान के करीब और करीब चला गया जहां राक्षस शहर छोड़ रहे थे। तेज नजरों ने मुझे देख लिया था क्योंकि उस विशालकाय जीव ने ऊपर देखा और उसका शरीर और भी बड़ा हो गया। उसका आकार किसी ऐसे जीव जैसा था जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका था और जिसके बारे में केवल इतिहास में ही पढ़ा जा सकता था। उसके बड़े बड़े मजबूत पैर और छोटी छोटी भुजाएं थीं जो मुझसे कई गुना बड़ी थीं। साथ ही उसका सिर भी बहुत बड़ा था जिसमें नुकीले दांतों की कतारें थीं। वह देखने में प्राचीन टायरेनोसोरस रेक्स जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में एक बुद्धिमान प्रकाश चमक उठा और उसके विशाल पैर स्प्रिंग की तरह काम करते हुए उसे जमीन से ऊपर उठा दिया और उसके खुले जबड़े पलक झपकते ही मेरी ओर आ गए। मैंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफर मंत्र का प्रयोग किया और जबड़े बंद होने से पहले ही भाग निकला। मैं उसी स्थान पर फिर से प्रकट हुआ जहां उसका शरीर था और मैंने फ्रिज्ड इम्परमेनेंस मंत्रों का लगातार प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह विशालकाय शरीर हवा में ही वार से बच नहीं पाया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस पर 2 धमाके हुए। गर्जन। यह अत्यधिक गति से चला गया क्योंकि इसने अपने शरीर पर ठंड की लपटों को नजरअंदाज कर दिया और मेरी ओर जिगजैग किया, कौशल से बचते हुए, जैसे कि यह जानता था कि वे डालने से पहले कहां उतरेंगे। जैसे ही वह फिर से मेरे पास आया, मैं आकाश में गायब हो गया। उसके भयानक दांत हवा के अलावा कुछ भी नहीं काट रहे थे। इसने एक और निराश दहाड़ दी क्योंकि यह इस बार चारों ओर नहीं कूद रहा था। ये बड़े जबड़े खुल रहे थे क्योंकि एक लाल बत्ती उसके मुंह के केंद्र में संघनित और धड़कने लगी थी। ओह, भाड़ में जाओ। मैंने इसे अपने कौशल को पूरा नहीं होने दिया क्योंकि एक और ठंडा विस्फोट उसके चेहरे पर टूट गया। जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था उसे बाधित कर रहा था और एक बड़ा विस्फोट हो गया। शहर ने टूटी हुई दीवार से निकलने वाले जानवर पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, जैसे कि वे किसी आदेश पर सवार हो या ध्यान दे रहे हों। विशाल टायरानोसोरस रेक्स का विशाल सिर क्षत विक्षत हो गया था, उसके कुछ दांत जमीन पर टूट गए थे। इसे मुझसे कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि डूम बोल्ट और फ्रिज्ड इम्परमेंट्स उसके घायल शरीर पर टूट गए। लाल रोशनी के प्रत्येक प्रहार ने गहरी गैसें छोड़ी और प्रत्येक विस्फोटक ठंडे विस्फोट ने अपने शरीर के पूरे क्षेत्रों के साथ जमने वाली लपटों को छोड़ दिया। इसकी जबरदस्त जीवन शक्ति इसका समर्थन करना जारी नहीं रख सकी क्योंकि यह नीचे गिर गया और अंत में मारा गया। कोर और एक अन्य रैंक एक स्किल बुक गिरा दिया गया। कौशल यह है, राक्षसी शुद्धिकरण 5 मीटर के क्षेत्र में आसमान से आग की लपटें उतरती हैं। मैंने बिना सोचे समझे कौशल सीखा और राक्षसों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए और शहर से बाहर भागने के लिए देखा। बहुत कम शोर और विस्फोट हुए क्योंकि शिकारी टाइटन की मौत के साथ शहर में व्यवस्था लाना जारी रखा। एकमात्र जानवर जो स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे केवल गला घोंटने वाले रह गए। मैंने इन्फेनल पर्ज का पहली बार परीक्षण उन दर्जनों राक्षसों पर किया जो अभी भी शहर से बाहर निकल रहे थे। आसमान में गहरे लाल रंग की लपटें उठीं और नीचे की संपर्क में आया उसे पिघला दिया और दौड़ी। जो भी उनके संपर्क में दिल, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि राक्षसों को शहर से मुझे छोड़ने का आदेश कौन दे रहा था। मैं बस उनमें से जितने हो सके उतने को मार डालूंगा। 44 श्रद्धा। मैं टूटी हुई दीवार के बीच में तैरता रहा और उजाड़ बंजर की ओर जाता था जहां राक्षस भागते रहे। नारकीय शुद्धिकरण और ठंडी नश्वरता उन पर गिरते रहे, लेकिन एक भी मेरा सामना करने के लिए पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत से भाग गए। चीजें तब तक व्यवस्थित होने लगी जब तक कि केवल 1 या 2 को इधर उधर दौड़ते हुए नहीं देखा जा सका। उनमें से अधिकांश पहले से ही बैरेंस में गहरे थे। मैं अब शहर नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि और क्या होगा। और अभी भी रैंक बी कालकोटरी थी जो लाल थी और एक और कालकोटरी टूटने के करीब थी। मेरे पीछे आंदोलनों को सुना जा सकता था क्योंकि शिकारी दिखाई देने लगे। पहला एलिजाबेथ था। वह अपने घायल ईगल पर खड़ी थी जो अपने पूरे शरीर पर घावों को चाट रही थी क्योंकि वह मुझे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। एलिजाबेथ ने पीछे से संपर्क किया क्योंकि उसने कहा, शहर को धीरे धीरे स्थिर किया जा रहा है। कुछ टीमें पहले से ही उच्च जोखिम वाली श्रेणी में कालकोटरी को साफ कर रही हैं, जिनके पास कालकोटरी ब्रेक नहीं है। वह मुझे अलग तरह से देख रही थी और सामान्य से कहीं अधिक आरक्षित स्वर में बोल रही थी। मैंने सिर हिलाया क्योंकि उसने जारी रखा, हम साम्राज्य के अन्य शहरों के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मौतों का अनुमान नहीं है और कौन से शहर अभी भी खड़े हैं।
ये कहते हुए उसने दर्द को रोक लिया और मैंने मेरे प्रति उसके नए स्वर और मुझे प्राप्त होने वाले रूपों के बारे में सोचा। जब से मैंने राक्षसों को लगातार नष्ट करते हुए शहर के चारों ओर घूमना शुरू किया था, लोग मुझे अलग तरह से देखने लगे। ये रैंक के शिकारी और उच्च अप के लिए और भी अधिक था, जिन्होंने मेरी शक्ति को पहली बार देखा जब मैंने टाइटन और उसके गुर्गों को रैंक के कालकोटरी ब्रेक से संभाला। मैंने शांत मन से बदलाव लिया क्योंकि मेरे लिए सोचने के लिए बहुत सारी चीजें थीं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे थे। हमने नष्ट हुई दीवार के हिस्से पर तब तक इंतजार किया जब तक कि अधिक शिकारी नहीं आए और बैरेंस में जाने वाले छेद के पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए तैनात थे, और हम शहर में वापस चले गए। सैन्य क्षेत्र में कई इलाकों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी कामकाज जारी था क्योंकि संबंधित पदों पर तैनात लोगों ने स्थिति को फिर से संभाल लिया था। मुझे शिकारी होने के अलावा कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं शहर के ऊपर उड़ता रहा और ईगल आइज का इस्तेमाल करके उन चीजों को पकड़ता रहा जो मुझसे छूट जाती थीं। शहर में अब 4 रैंक बी कालकोटरी के मोनोलिथ मौजूद थे, जिनमें से 2 उच्च जोखिम श्रेणी के थे और लाल रंग से चमक रहे थे, और 2 नारंगी रंग से। पहले से ही टीमें तैनात थीं और वे उच्च जोखिम वाले 2 मोनोलिथ को साफ कर रही थीं, लेकिन वे अभी भी लाल रंग के थे। मैंने कुछ देर सोचा और उन्हें जल्दी से कुछ बार साफ करने का फैसला किया ताकि अगर साफ करने की गति बहुत धीमी हो तो कालकोटरी में कोई और गड़बड़ी न हो। अगले 2 घंटों में मैंने दोनों उच्च जोखिम वाली श्रेणी के कालकोटरियों में 3-3 बार प्रवेश किया, इससे पहले कि उनका रंग हल्का नारंगी हो जाए, और इस दौरान मुझे अधिक कोर और कौशल प्राप्त हुए। कालकोटरी में अंदर बाहर जाने के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। जब कोई भी कालकोटरी ऐसी नहीं बची जहां तुरंत कालकोटरी तोड़ने की जरूरत हो, तो मैं वापस सैन्य क्षेत्र में चला गया जहां ब्रीफिंग होनी थी। मैंने उन सैनिकों और शिकारियों की कृतज्ञता और सम्मान भरी नजरों को नजरअंदाज कर दिया जिन्हें मैंने या तो ठीक किया था या बचाया था, और एक विशाल सम्मेलन कक्ष में चला गया जहां मुझे कमरे के बीचों बीच सामने की एकमात्र खाली सीट मिल गई। बाकी सभी लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने आह भरी और ब्रीफिंग शुरू होते ही बैठ गया। इस बार चर्चा का माहौल गंभीर था। आसपास के शहरों से हमारे कई संपर्क टूट चुके थे और हम ब्लेस्ड सिटी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। आम सहमति यही थी कि यह घटना पूरी दुनिया में घटी है और हमें अभी तक नुकसान की सीमा का पता नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब वीरान बंजर भूमि में पहले से कहीं अधिक राक्षस घूम रहे थे। एक शहर से दूसरे शहर जाना कहीं अधिक खतरनाक होगा, और शहरों की ओर जाने वाली सड़कों पर पहरेदार चौकियों पर तैनात लोगों के लिए सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है। अगला कदम ये था कि हम यहाँ से क्या करेंगे। जब हम इस बिंदु पर पहुंचे तो कमरा शांत हो गया और कई लोग मेरी ओर मुड़ गए। यहाँ आने से पहले मैं इसी बात पर विचार कर रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। शहरों में सबसे अधिक शक्ति उन्हीं के पास होती है जो उच्च पदों पर होते हैं, और वहां रहने वाले सभी लोगों के जीवन और जीवन की दिशा पर उनका व्यापक प्रभाव होता है। फिलहाल उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, और वह भी काफी बड़े अंतर से, इसलिए अधिक प्रभाव मुझ पर आ गया था। मुझे अपनी खूबियों और कमियों का पता था, और लोगों का नेतृत्व करना मेरे लिए आत्मविश्वास की बात नहीं थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं सिर्फ मुश्किलों का सामना कर सकता हूं, इसलिए जिन मामलों में मुझे जानकारी नहीं है उनमें मैं दूसरों की मदद और विचारों पर निर्भर रहूंगा। सम्मेलन कक्ष में मौजूद शिकारी मेरी राय जानने के लिए सिर हिला रहे थे कि अब हम आगे क्या करेंगे। मैंने आगे कहा, सबसे पहली बात है जानकारी। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन से शहर अभी भी हमारे साथ हैं और कौन से शहर अभी भी मदद की जरूरत में हैं जो पहले से ही संकट में नहीं फंसे हैं। कमरे में मौजूद अधिकारियों ने सिर हिलाया और व्यस्तता से इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद के मुद्दे शहर, उसके लोगों, भोजन और पानी से संबंधित व्यवस्थाओं और कई अन्य चीजों से जुड़े थे जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और जिन्हें मैंने संबंधित विभागों पर छोड़ दिया था। दिशा तय हो जाने और अधिकारियों के काम शुरू करने के बाद मैं सम्मेलन कक्ष के कोने में खड़ी उदास एलिजाबेथ की ओर गया। उस व्यक्ति को देखकर, जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रति कैसा व्यवहार करूं, मैंने कहा, क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। मुझे लगा था कि काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है। मैंने थकी हुई महिला को देखा जो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसने आज एक और दोस्त खो दिया था जिसे वह मुझसे कहीं अधिक समय से जानती थी। मैग्नार का चेहरा मेरे विचारों में चमक उठा क्योंकि मैंने उसके चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति देखी और जवाब दिया, थोड़ा आराम करो, कल एक नया दिन होगा। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने कमरे के चारों ओर देखा और रहने वाले क्वार्टर की ओर चली गई।
मेरे दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं आया क्योंकि मैं इमारत से बाहर गया और एक बार फिर शहर के आसमान में उड़ गया। मैंने नष्ट हुई इमारतों और लोगों को देखा जो इधर उधर घूम रहे थे और उन लोगों के नुकसान के लिए शोक मना रहे थे जिन्हें वे जानते थे। मेरे विचार कुछ ऐसी चीज पर चले गए जिसकी मैं अभी कल्पना नहीं करना चाहता था, जो कि आउटर बैंक एक्स के लोग थे। उच्चतम रैंक के साथ रैंक बी होने के कारण मैं कांप गया क्योंकि मैंने सोचा था कि वहां और अन्य समान शहरों में हुई मौतों की संभावित संख्या पर मैं तब तक ऊंची और ऊंची उड़ान भरता रहा जब तक कि इमारतें छोटी नहीं लग गईं और शहर की रूपरेखा मेरे द्वारा पूरी तरह से देखी जा सकती थी। मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ड्रोन और अन्य चीजों को स्थानांतरित करने के लिए सैन्य कृत्यों के अवशेषों के बाद जानकारी आने का इंतजार करूंगा, लेकिन मैं अभी भी खुद को स्थानांतरित कर सकता हूं और जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए तैयार हो सकता हूं। शहर की दीवारों के आसपास का आसपास स्पष्ट था और मैं ईगल आइज के साथ भी अंधेरे में बहुत कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे सहज रूप से लगा कि उस अंधेरे में कुछ था। मैं हवा में रहा, देख रहा था और भोर होने का इंतजार कर रहा था कि इस अंधेरे में हमारा क्या इंतजार कर रहा है।